नमस्कार बच्चों, कौशिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने संस्कृत विषय के अंतर्गत वर्ण विचार नामक प्रथम पाठ, जो कि हमारी व्याकरण विधि पुस्तक है, उससे हमने पढ़ा था। उसका हमने आधा भाग किया था। जो बचा हुआ शेष भाग है उसे हम आज करेंगे, जिसमें सबसे पहले है हमारा उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान आपको सभी कक्षाओं में, चाहे वो आपकी कॉलेज संस्कृत क्लासेस हों या आपका सी-टेट, एस-टेट, कोई भी टेट से रिलेटेड हो, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, कोई बोर्ड एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह से उसमें सभी में उच्चारण स्थान हमारे काम आने वाला होता है। इसलिए सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक देख लें अच्छे से। और अगर आपको एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लो तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद आप कभी उच्चारण स्थान को तो भूलने वाले नहीं हो। इसलिए कैसे अपनी उंगलियों पर उच्चारण स्थान को याद करें, उसको आप अच्छे से देख लें। उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका को उच्चारण स्थान कहते हैं। यानी कि जहाँ से हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं वो उस वर्ण का क्या होता है, उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण करने के लिए फेफड़े से निकली निश्वास वायु इन स्थानों का स्पर्श करती है। यानी कि जहाँ से वो आवाज़ निकलती, जहाँ से वो वायु स्पर्श करके आती है, वो उसका उच्चारण स्थान होता है। कुछ वर्णों का उच्चारण एक साथ दो स्थानों से भी होता है। यानी कि ऐसा नहीं, कई वर्ण ऐसे हैं हमारे जिनका एक साथ दो स्थानों से जो वायु है वो स्पर्श करती है, इसलिए उनके दो उच्चारण स्थान होते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थानों को अग्रिम तालिका में समझा जा सकता है, कि जो आगे हमारे लिए तालिका है उसमें हम उसको उच्चारण स्थानों को समझ सकते हैं कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले आपके सामने एक ये टेबल दी हुई है। इसमें हम देखेंगे हर एक वर्ण का उच्चारण स्थान, कि उसको हमें कहाँ से उच्चारण होगा, क्या है उसका, तो वो सब हम यहाँ से समझेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है कंठ। कंठ क्या होता है हमारा, ए, आ और कै, ख, घ, ग, अंग, य, है, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। एक अगर कोई बच्चा शास्त्री या जैसे उन्होंने संस्कृत से पढ़ा हुआ है तो उसको हम एक सूत्र से भी याद कर सकते हैं। जो बड़े बच्चे हैं उस सूत्र से याद कर सकते हैं। सबसे पहला जो उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर दिए होते हैं, ए कुहु विसर्जनीय नाम कंठ है। यानी कि ए, कै और यह है, ये सब जो होते हैं ए कुहु विसर्जनीय नाम कंठ है, कि इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। और उसके बाद कंठ का आप एक बार उच्चारण करके देखें, ए, आ, क, ख, और अपने कंठ पर अपने हाथों को रखें तो आपको अपने आप महसूस होगा कि ये आवाज़ कहाँ से निकल के आ रही है। जो ये वायु है हमारी, वो कहाँ हमारे गले में, कहाँ हमारे किस स्थान को स्पर्श कर रही है, उससे आप अपने आप समझ, क, ख, घ, घ, अंग, य, है। तो आपको एकदम से ऐसा लगेगा जैसे आपके कंठ से ही आवाज़ आ रही है ये, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। जब भी आपको एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो कभी भी आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाता है तो आप उसी टाइम उसको उच्चारण करके जब बोल कर देखोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ, इसका उच्चारण स्थान ये है। चाहे आपको ये तालिका बिल्कुल ना याद रहे, लेकिन फिर भी आप उसको सेकंडों में बता सकते हो। तो इसलिए सभी जो भी आ रहा है उसको एक बार उच्चारण करके देखें, और उस भाग को स्पर्श करके अपने हाथों से अगर हम कर सकते हैं या महसूस करें कि ये उच्चारण कहाँ से निकल के आ रहा है। जैसे हमने अभी देखा आ, तो आप अपने कंठ पर हाथ रखें एक बार, क्योंकि यहाँ तो हम हाथ, वैसे तालु वगैरह को तो हम स्पर्श नहीं कर सकते, अंदर से हाथ नहीं रख सकते, लेकिन कंठ को तो हम महसूस कर ही सकते हैं। आ, क, ख, घ, घ, अंग, य, है। इस तरह से इन सब का उच्चारण स्थान क्या हुआ, कंठ। उससे आगे क्या है, तालु। तालु ई, च, छ, ज, य, र, श। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है हमारा, तालव्य। ईचु यसा नाम तालु, एक सूत्र है जो हमारा लघु सिद्धांत कौन है, ईचु यसा नाम तालु, की ई, च और ये सब होता है, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। ईचु यसा नाम तालु। देखो, अगर हमने सूत्र से यहाँ पर एक बात हमारी समझ में आई है कि यहाँ पर जो ये पंक्ति है वो गलत लिखी गई है, क्योंकि जो यह हम उच्चारण स्थान करते हैं, यह का उच्चारण स्थान तालु होता है, ना कि कंठ। तो इसलिए ये बात ध्यान रखें। अगर हम उसको उच्चारण करके देखें, यह, जैसे अभी मैं उच्चारण स्थान करके देखा तो ये पुस्तक में गलत लिखा हो, इसको सभी बच्चे शुद्ध कर लें। क्योंकि यह जो है उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ। ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। ये एक पंक्ति, यानी कि इनको एक एक नीचे सरका लें आप। यह को यहाँ पर ना लिखें, क्योंकि यह का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है।
इसलिए सभी बच्चे इसको एक बार ठीक जरूर कर लें। आपको अंत में एक टेबल दिखाएंगे, इसका जो सही उच्चारण स्थान है वो मैं, बच्चे समझ गए होंगे जो मैं कह रहा हूँ कि यह को आप उच्चारण स्थान यहाँ पर लेके आएँ, इसको यहाँ लिखें, रै को उससे एक नीचे लिखें और लै को इससे एक नीचे। ठीक है, क्योंकि जो हमारा कंठ का उच्चारण स्थान होता है वो होता है ए, कै और है, ना कि यह, इसलिए यह यहाँ पर गलत लिखा गया है। तो उसके बाद तालु को हम पढ़ते हैं। तालु का उच्चारण स्थान क्या होता है? ई, च, य और स, यानी कि ई, च, य और स, ये यहाँ नहीं आएगा, इसको हमें काट देना है यहाँ से। और उसके बाद ई, च, य और श, ये हमारा किसका है? तालव्य। ई, च, छ, जो हमारी जीवा है, जो हमारी वायु है, जीवा कहाँ से टकरा रही है? च, छ, झ, ज, ञ, तो ये हमारा उच्चारण स्थान इसका क्या है? तालव्य है। उसके बाद मूर्धा। मूर्धा का कहता है रीटू रसाणाम मूर्धा। री, ट और र कौन सा होता है? र, जो हमने यहाँ मैंने बताया पहले कि गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर र आप इसमें लिख लेंगे, इसको यहाँ से काट देंगे। री, ट, र और श, ट, ठ, ढ, ढ, ण, श, तो जो हमारी जीव है वो हमारे तालव्य भाग से थोड़ा पीछे टकरा रही है, ट, ठ, तो तालव्य कौन सा? हमारा दांतों के जस्ट पीछे, च, छ, झ, झ। जब आप च, छ बोल रहे हैं, जो हमारा तालु से जस्ट पीछे का भाग है हमारा, वो हमारा, सॉरी, दांतों से जो जस्ट पीछे का भाग है वो क्या है? हमारा तालु, और उससे जो पीछे भाग है वो है मूर्धा। तो च, छ, झ, झ, जो ये सब हम उच्चारण कर रहे हैं, तो हमारी जीवा दांतों के जस्ट पीछे टकरा रही है, तो उनका उच्चारण स्थान क्या हुआ? तालु। जब ट, ठ, ढ, ढ, जब इसको उच्चारण करेंगे तो हमारी जीवा तालु से पीछे का भाग जो मूर्धा होता है हमारा, उसमें टकराएगी, तो वो हमारा कौन सा उच्चारण स्थान होगा? मूर्धन्य। उसके बाद दंत। दंत कहता है ऋतु लसानाम दंतः, कि जो री, त, थ, ध, न और ल, ये मैंने आपको बताया बार बार कि इसको एक एक नीचे करके ले आएँ, ऊपर वाला ये लाइन खाली हो जाएगी, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ये मिसप्रिंट हो गया है, इसलिए बच्चे इसको ठीक कर लें। तो री क्या है? त, री, त, थ, ध, ध, न, कि जो जीवा हमारी त, थ बिल्कुल दांतों में टकरा रही है, तो उसका उच्चारण स्थान क्या हुआ? दंते। द, त, थ, ध, ध, न, ल, स, तो इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। और एक बात और बच्चे याद रख लें कि कई बार हम स इनमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमारा कौन सा स क्या है। ये स हमारे तीन होते हैं कि कौन सा तालव्य है, कौन सा मूर्धन्य है और कौन सा दंत्य है। इसलिए आज के बाद अगर आप उच्चारण स्थान पढ़ रहे हैं तो कभी भी दोबारा आपसे पूछा तो ये नहीं बोलेंगे श सड़क वाला, श शलगम वाला, क्योंकि वो आप छोटे बच्चे थे जब आप उसको समझते थे। लेकिन आप अब किससे याद रखोगे? श तालव्य, श मूर्धन्य, स दंत्य, कि यहाँ पर ये कौन सा सकार यूज हो रहा है, ये कौन सा स है? दंत्य है, मूर्धन्य है या तालव्य है। उसके बाद हमारा उच्चारण स्थान ओष्ठ। उ, प, फ, भ, भ, म। देखो आप एक बार, ये फनी भी समझ सकते हैं इसको आप कोई भी बच्चा इसको एक बार बिना अपने होठों के लाए बोल के देखे एक बार, कि देखो कैसे, अगर आप बोल सकते हो उनका बिना होठों के लाए, फ, फ, ब, उच्चारण आता नहीं, क्योंकि हम इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, और इसलिए इनका, उनमें हमारे होठ हैं जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ओष्ठ मतलब ओठ। तो हम जब अपने ओष्ठों को आपस में टकराए बिना आप इसको नहीं बोल सकते। कोई बच्चा आजमा सकता है तो आजमाइए, इसको बोल के दिखाए, अपने आप में उच्चारण करे प, फ, ब, ब, में, और वो उसी टाइम समझ जाएगा कि हाँ सर ने बताया जहाँ पर हमारे होठ हिल रहे हैं तो वहाँ पर हमारा उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ। ठीक है, इनका यहाँ ओष्ठ है। उसके बाद नासिका, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर हमारी ध्वनि मुख और नासिका दोनों से आती है, यानी कि सभी वर्गों के पंचम वर्ण ङ, ञ, ण, न, म, ये सब हमारे नासिका होते हैं। इनके दो उच्चारण स्थान आप समझ गए होंगे, क्योंकि जैसे अंग है हमारा, ये पांचों जो वर्ग है हमारे हर एक वर्ग के साथ में भी आते हैं यहाँ पर। ये आप देखो अंग यहाँ पर है, ये अंग है, ये अण यहाँ पर अण, ये न यहाँ न, यहाँ मैं यहाँ मैं, तो मतलब ये हर एक जगह इनके दोनों उच्चारण स्थान होते हैं। अगर आपका अंग है आपके सामने दिया हुआ पेपर में, आपके सामने 4 ऑप्शन है और उसमें नासिका नहीं है, तो आप उसको वहाँ पर कंठ में लगा सकते हो, क्योंकि अंग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ भी होता है। ऐसे ही ये की बात है, तो यहाँ भी अगर आपके सामने नासिका दिया हुआ है और तालु नहीं दिया हुआ है, तो आप वहाँ उसको नासिका लगाओगे कि इसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। इन दोनों में से कोई भी एक, या कहीं पर ऐसा होता है कि आपसे ण पूछ लिया कि ण का उच्चारण स्थान क्या है,
नासिका है या मूर्धा है या दोनों है, तो वहाँ पर आप क्या लगाओगे? दोनों, क्योंकि ण का उच्चारण स्थान दोनों होते हैं, इसलिए इनके उच्चारण स्थान दो दो हैं। उसके बाद कंठ तालु। कंठ तालु किसके साथ होता है? क्योंकि ये भी दो उच्चारण स्थान है कंठ और तालु से। कौन कौन से हैं ये? ए और आई, ए और आई और वह इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और तालु, दो उच्चारण स्थान। इसलिए बच्चे इनको अलग से भी याद रख लेंगे कि किस किस के दो उच्चारण स्थान होते हैं, कौन कौन से हैं? ए और आई और वह, इनके उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? कंठ और तालु। ऐसे ओ और औ, इनके उच्चारण स्थान क्या है? कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। और उसके बाद दंतोष्ठ किसका उच्चारण स्थान है? एक दंत और ओष्ठ वै का। और जिह्वामूल, ये क्या है? नासिका से भी पंचम वर्णों का उच्चारण होता है, नासिका से सभी पंचम वर्णों का उच्चारण होता है। तो जिह्वामूल, ये हमारे जिह्वामूल, ये जो दिखाए गए हैं आपके सामने, ये हमारी लौकिक संस्कृत में कम ही प्रयोग होते हैं, इसलिए बच्चे इनको एक बार देख लें जरूर कि, क्योंकि पैफ है तो उसी में है आपके ओष्ठ में, और जो ये कैक है ये किस में है? जिह्वामूल में हमारे, कि कैक इससे रिलेशन कर लेंगे। अगर ऐसा कुछ आपसे आया हुआ है, वैसे कम ही पूछा जाता है, तो वो याद कर लेंगे कि किसी में आएगा? जिह्वामूल में। इसको आप कंठ से ना जोड़ें कि कै का उच्चारण स्थान कंठ होता है, लेकिन इसका मूल यहाँ पर क्या है? जिह्वामूल। तो इसको एक बार बच्चे देख लें ध्यान से। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर इसमें कुछ गलती है, वहाँ पर आप उसको शुद्ध कर लें कि यहाँ पर जो य का उच्चारण स्थान हमारा, य को एक लाइन नीचे चले जाएँ, र को एक लाइन नीचे ले जाएँ और ल को एक लाइन नीचे ले जाएँ, क्योंकि य का उच्चारण स्थान होता है तालु, र का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, ल का उच्चारण स्थान होता है दंत। ठीक है, इसको आप सही कर लें और इसको आप अच्छे से एक बार याद कर लें, देख लें, सभी को बोल कर देख लें कि हमारा, जैसे हमसे पूछा जाता पै वर्ग में कौन सा उच्चारण स्थान, हम बोलेंगे पै फ ब ब म, हम उसी टाइम समझ जाएंगे कि हमारे जो ओष्ठ हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, इसलिए वहाँ पर उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ। जो इससे आगे बढ़ते हैं हम, उसके बाद हम प्रयत्न, कि हमारा प्रयत्न कितने होते हैं? प्रयत्न हमारे दो होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। उसको हम पढ़ेंगे एक बार। फेफड़े से निकली निश्वास वायु, फेफड़ों से निकली निश्वास वायु को मुख, नासिका तथा कंठ आदि स्थानों से स्पर्श कराते हुए मनुष्य द्वारा अभिष्ट वर्णों के उच्चारणार्थ किए गए यत्न को प्रयत्न कहते हैं। जो फेफड़ों से हमारी निश्वास वायु निकलती है उसको मुख, नासिका तथा कंठ आदि स्थानों स्पर्श कराते हो, कि वो जहाँ से भी स्पर्श करती है उसको मनुष्य द्वारा अभिष्ट वर्णों के उच्चारणार्थ किए गए यत्न, कि जो हम किसी भी अभिष्ट वर्ण को उच्चारण करने के लिए जो भी यत्न करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रयत्न। प्रयत्न के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर मतलब अंदर से और बाह्य मतलब बाहर से। वर्णों के उच्चारण काल में मुख के अंदर मनुष्य की चेष्टा प्रक्रिया को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, कि जो उच्चारण काल, जब हम उच्चारण कर रहे हैं, इसको बोल रहे होते हैं किसी वर्ण को, उसके मुख के अंदर मनुष्य की जो चेष्टा करता है, जो क्रिया करता है, उसको आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और आभ्यंतर के प्रयत्न के हमने यहाँ देखा, प्रयत्न के कितने भेद हैं? दो। प्रयत्न के कितने भेद हैं? दो। कौन कौन से? आभ्यंतर और बाह्य। और उसके बाद आभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद हैं? 5। आभ्यंतर के कितने भेद हैं? 5। यहाँ पर आप देख लेंगे, इसलिए याद रख लें, प्रयत्न के 2 भेद होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। और आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं और बाह्य प्रयत्न के 11 भेद होते हैं, जो हम बाद में देखेंगे। इसलिए सबसे पहले क्या? स्पृष्ट। स्पृष्ट क्या होता है? ये आभ्यंतर प्रयत्न का भेद है। स्पृष्ट उसको वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा के विभिन्न भागों द्वारा मुख के अंदर विभिन्न स्थानों को स्पर्श किया जाता है तो जिह्वा के इस यत्न को स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। कै से मैं तक सभी व्यंजन स्पृष्ट प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा के विभिन्न भागों द्वारा, जिह्वा के अनेक मुख के अंदर विभिन्न स्थानों को, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा कि कै में कहाँ पर हमारा कै का उच्चारण क्या होता है? कंठ। उसके बाद हमारा पै का ओष्ठ होता है। वो सब हमारे जो पांचों वर्ग हैं उनमें अनेक स्थानों पर हमारी जिह्वा स्पर्श करती है, यानी कि अलग अलग पांचों स्थानों पर। जैसे किसी में तालव्य है, किसी में मूर्धा में, किसी में कंठ में हमारी वायु निकल रही होती है, प्रयत्न कर रहे होते हैं हम, तो वो सब हमारे पाँचों वर्ग जो हैं उसको हम स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ईषत् स्पृष्ट। ईषत् स्पृष्ट क्या होता है? वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा पर उच्चारण स्थानों को थोड़ा ही स्पर्श किया जाता है, यानी कि वहाँ पर हम जिह्वा को ज़्यादा स्पर्श नहीं करते हैं जिन वर्णों के उच्चारण स्थान में,
तो उसको क्या बोलते हैं, ईसत स्पृष्ट कहते हैं। जैसे य, र, ल और व, य, र, ल और व, इसमें इतना हमारी जीवा वो उसको स्पर्श नहीं कर रही होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, ईसत स्पृष्ट बोला जाता है। ईसत स्पृष्ट। इसके बाद होता है विवृत। वर्ण विशेष के उच्चारण काल में जब मुख विवर खुला रहता है तो मुख के इस चलन को विवृत कहते हैं। कि जब हमारा मुख विवर जो है वो खुला रहता है जहाँ पर, तो सभी स्वर विवृत प्रयत्न से उच्चार, जैसे अ ई, इसमें हमारा जो मुख है वो खुला रहेगा। पूरा उच्चारण करके देखें एक बार, कहीं भी हमारा मुंह जो है वो बंद नहीं होगा। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, विवृत। कि जहाँ पर हमारा मुख खुला रहता है उनको क्या बोलते हैं, विवृत। क्या बोलते हैं, विवृत। उसके बाद ईसत विवृत। वर्णों के उच्चारण काल में जब मुख विवर थोड़ा खुला रहता है तो मुख के इस प्रयत्न को ईसत विवृत कहते हैं। जैसे श श, देखो हम जब स्वरों का उच्चारण कर रहे थे, जब हम विवृत पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमारा मुख विवर पूरा खुला रहता है, ठीक है। लेकिन जब ईसत विवृत यानी कि मुख थोड़ा खुला रहेगा, पूरा नहीं, श और है, मतलब उसका आधा। आप ये मतलब उस टाइम अगर 60 डिग्री है तो अब कितना 30 डिग्री, इतना मुख हमारा खुला रहता है, उसको क्या बोलते हैं, ईसद विवृत। उसके बाद क्या होता है, समृद्ध। वर्णों के उच्चारण काल में फेफड़े से निकलने वाले निश्वास का मार्ग जब बंद रहता है तब उसे समृद्ध कहते हैं। इसका प्रयोग केवल ह्रस्व अ के उच्चारण में होता है। कि जहाँ पर हमारे फेफड़े से निकलने वाला निश्वास का मार्ग जब बंद रहता है, मतलब हमें लगा अंदर ही अंदर वो चीज़ हमारे उच्चारण होगी, आप बोल कर देखें तो वो हमारे अंदर ही अंदर हमारी जो वो होता है, क्या होता है, क्या होता है, एक संवृत है। ऐसा ऐसा एकमात्र वर्ण है जिसको हम समृद्ध कहते हैं। बाह्य प्रयत्न। वर्णों के उच्चारण का यह यतन जो फेफड़े से कंठ तक होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। मुख से बाह्य होने की अपेक्षा से इसे बाह्य कहा जाता है। इसके 11 भेद होते हैं। कौन कौन से, विवार, स्वार, कौन कौन से होते हैं, विवार, स्वार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। यही हमारे जो बाह्य प्रयत्न के 11 भेद होते हैं। कौन कौन से, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात तथा स्वरित। बाह्य प्रयत्नों के आधार पर वर्णों का विभाजन निम्न तालिका से समझा जा सकता है। ये भी हमारे सामने एक तालिका है जिसमें हम समझ सकते हैं कि कौन कौन से वर्ण हमारे विवार हैं, कौन से संवार हैं, अघोष और स्वार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। जो ये तो आप तीनों तो एक समझ में आएगा, जो सभी वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, उदात, अनुदात तथा स्वरित होते हैं। इसमें तो कन्फ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। सबसे पहले अगर हम इस तरफ से देखें तो ये तो हमारे याद हो ही जाएगा। उसके बाद अल्पप्राण और महाप्राण सबसे ज़्यादा याद करने वाले ये होते हैं कि अल्पप्राण में क्या होता है, हमारा वर्णों के प्रथम, तृतीय और पाँचवें, पहला, तीसरा और पाँचवां और अंतस्थ संज्ञक वर्ण। अंतस्थ कौन से होते हैं, ये र ल व, ठीक है। तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, अल्प प्राण। कौन कौन से, पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण जहाँ होते हैं वो क्या होता है, हमारा अल्प प्राण। और इसके अलावा कौन से बच गए, पहले, तीसरे, पांचवें के अलावा दूसरा और चौथा, वो क्या हुआ, वो हो गया महाप्राण। और उसमें संग श है, ये सब हमारा क्या होता है, महाप्राण होता है। अल्प प्राण 1, 3, 5 और महाप्राण 2, 4। उसके बाद विवार, श्वास, अघोष। खर प्रत्याहार के वर्ण, जो प्रत्याहार हमने पहले वीडियो में पढ़े हैं, जिस बच्चे ने वो पहले वीडियो नहीं देखी है वो इसको देख सकता है। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, या आप कौशिक ऑनलाइन क्लासेस से सर्च करेंगे या चैनल पर जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगी वो वीडियो, भाग 1 के नाम से, वर्ण विचार भाग 1। तो वहाँ आप उसको देख सकते हैं कि प्रत्याहार क्या होते हैं, कितने प्रत्याहार होते हैं, कौन कौन से हैं, कैसे प्रत्याहार बनते हैं। तो ये सब हम पहले वीडियो में समझा चुके हैं। तो खर प्रत्याहार के वर्ण कौन, प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय एवं श, ये सब क्या होते हैं हमारे, विवार, श्वास और अघोष। कर है विवारा, श्वासा, अघोषाश्च। ये हमारा याद करने के लिए खर, विवार, श्वास, अघोषाश्च। खर क्या होते हैं, विवार, श्वास और अघोष। और इसमें क्या है, स और श भी इसके साथ में ही हम प्रयोग। तो यहाँ पर आप विवार, श्वास और अघोष समझ चुके होंगे। खर प्रत्याहार जो होता है हमारा वो संपूर्ण, प्रत्येक वर्ग के, वर्ग आपको पता है कितने वर्ग होते हैं हमारे, 5। कौन कौन से, क, च, ट, त और प, मैंने आपको याद करवाए थे वो। तो पांचों वर्ग के कौन कौन से, प्रथम, द्वितीय वर्ण, प्रथम और द्वितीय, जैसे कि
कै का देखें हम तो कै में कौन से होंगे, कै और ख, और श ये कौन से हैं सारे, ये सब हैं विवार, श्वास और अघोष। इसके बाद कौन सा है, संवार, नाद और घोष। इसमें कौन सा है, हस प्रत्याहार, वही उसमें खर प्रत्याहार था, यहाँ पर कौन सा है, हस प्रत्याहार। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पाँच, कौन कौन सा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। यानी कि जैसे कै ख वर्ग देखें हम तो कौन सा, घ, घ और अंग है, ये किस में आएंगे, संवार, नाद और घोष के अंदर। अंतस्थ, अंतस्थ हो जो हमारे वर्ण होंगे, और उसके बाद एवं ये आपका है, तो कौन क्या है इसका सूत्र, जो हस है संवारा नादा घोषस्य, और जो हस है वो क्या होता है, संवार, नाद और घोष। और अल्प प्राण आपको मैंने बता दिए, महाप्राण आपको समझ में आ गए होंगे, उदात, अनुदात और सवृत हम सब पता है, ये तो कंप्लीट ही होते हैं, संपूर्ण होते हैं सभी वर्ण जो भी है उदात, अनुदात और सवृत उसके अंदर समाहित हैं। तो आप समझ गए होंगे हमारे प्रयत्न कितने होते हैं, दो, कौन कौन से, आभ्यंतर और बाह्य। और दोनों प्रयत्नों कितने कितने वेद हैं, आभ्यंतर के 5 वेद होते हैं और बाह्य कितने वेद होते हैं, 11। वो मैं आपको समझा चुका हूँ, इसलिए सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देख लें, और सभी, जिससे कि आपको अगली वीडियो मिलती रहें। इस चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब बटन आ रहा है, यहाँ पर आपको नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखेगा, वहाँ पर आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे, और जो एक घंटी का बटन है, बेल है जो, उसको क्लिक कर लें, जिससे आपको आगे की वीडियो प्रॉपरली मिलती रहें। इस वीडियो जो सेकंड लेसन है वो हम कल करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।